गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर ओशियानोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी को हमने पूरी तरीके से वाइंड अप किया और उसमें हमने देखा कि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल्दो एक्सप्लिसिटली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रेंज ऑफ द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और ईयर बाय ईयर, तो हमने थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही रखना है। सिमिलरली विद द केस ऑफ ओशियानोग्राफी हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे कि जो टॉपिक अभी तक शायद एक्सप्लिसिटली उतना साफ तौर पे नहीं लिखे थे उनको भी अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक बार क्विकली सिलेबस पे देख लेते हैं जो कमीशन ने प्रपोज किया है। तो कमीशन ओशियानोग्राफी, ऑल्दो हमने जब जीएस के अंदर किया तो 2 लेक्चर हमने ओशियानोग्राफी के कवर किए, क्योंकि जीएस में ओशियानोग्राफी उतना ज्यादा दे भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमने रीजनेबल जस्टिस उसके साथ किया कि उन सारे एरियाज को भी पहले से ही कवर किया जो आपके ऑप्शनल की बेस बना के चलेंगे। जो जीएस में हमने टॉपिक किए हैं वो ऑल्दो आपके ऑप्शनल में मेंशन नहीं है। सिमिलरली जैसे क्लाइमेटोलॉजी में कुछ एक टॉपिक हैं जैसे एटमॉस्फेयर है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम है, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर है, ये सारे टॉपिक आपके जीएस में हम लोग कवर करते हैं, लेकिन ऑप्शनल में क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो हमने नहीं किए, बस एक बार गो थ्रू कर लिया क्विकली। ओशियानोग्राफी में आपने ओशियंस के बेसिक जैसे बॉटम टोपोग्राफी यूपीएससी के सिलेबस में दे रखा है, लेकिन कमीशन नहीं देता है हिमाचल के अंदर, तो ओशियन बॉटमोग्राफी और इस प्रकार के जो सिलेबस है वो इस प्रकार के जो टॉपिक है वो आप अपने जीएस वाली लेक्चर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं ऑप्शनल का सिलेबस को एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं। ऑप्शनल के सिलेबस में दे रखा है सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक वाटर। तो सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक वाटर में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि भाई वेव सर्कुलेशन की बात हो रही है, टाइड की बात हो रही है या ओशन करंट्स की बात हो रही है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लेंगे किस प्रकार से सवाल आए हैं। वेव्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ऑप्शनल लेवल पे बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता है। हमने जीएस में भी वेव्स को किया, जीएस लेवल पे टाइड्स को भी किया। ऑप्शनल लेवल पे टाइड्स पे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट करते हैं कि टाइड बनती कैसे। तो न्यूटन ने एक थ्योरी दी है ना, एक हैरिस ने थ्योरी दी है। तो इस प्रकार की थ्योरीज को करते हैं कि व्हाट इज दी थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइड्स। तो अलग अलग लेवल पे लोगों ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया इस आइडिया को। सिमिलरली विद द केस ऑफ ओशियनिक करंट, ओशियनिक करंट तो हमने जीएस लेवल पे तो बहुत ब्राइट बारीक लेवल पे बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देखा कि ओशन करंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे ओशन करंट हर ओशन के स्पेसिफिक हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि ओशन करंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 बार सवाल आ गए पिछले 4 सालों में। तो ओशन करंट इंपॉर्टेंट है, ओशन करंट क्यों चलते हैं उसको जानना इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उनको अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक टॉपिक कवर करना है ओशन करंट्स। इसके अलावा जैसे ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है करंट्स ऑफ द अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। एक टॉपिक है मरीन डिपॉजिट्स या मरीन सेडिमेंट्स, ये आपके जीएस में नहीं दे रखा, हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, वो मैं बता भी देता हूं। आज की क्लास में हमने ओशन करंट्स कवर करना है और ओशन रिसोर्सेज, ये 2 टॉपिक करने हैं, क्योंकि ये 2 टॉपिक मैंने इसलिए पिक किए क्योंकि जीएस में हमने नहीं पढ़े थे। तो रिसोर्सेज के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन आता है, तो रिसोर्सेज को हम देखेंगे अभी कितना डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ओशन से हमें मिलता है, तो उसको हम ऑप्शनल लेवल पे 20 मार्क्स के लायक तैयार करेंगे और नए डेटा के साथ तैयार करेंगे। क्योंकि मैं कहता हूं जैसे ऑप्शनल में कहीं पे डेटा भी डालना है, डायग्राम्स भी डालने हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज भी कोट करनी है, नेशनल पॉलिसीज भी कोट करनी है, तो ये सारी चीजें हम डालेंगे। ठीक है, तो ओशन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, तो उसको 20 नंबर के लायक तैयार करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कोरल रीफ हमने पढ़ा हुआ है जीएस में। हमने जीएस में जब कोरल रीफ पढ़ा है तो लाइट लेवल पे पढ़ा होता है कि क्या होते हैं कोरल रीफ्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन कोरल ब्लीचिंग भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग में डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एक टाइप का एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का पार्ट है, कोरल आर दी पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ब्लीचिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम एक्सप्लिसिटली करेंगे जब जैसे क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट में मैंने आपको कराया अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे ही अप्लाइड ओशियानोग्राफी में क्या टॉपिक होंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है कोरल ब्लीचिंग एक टॉपिक होगा जो वहां कवर किया है, ओशन पॉल्यूशन एक टॉपिक होगा, ओशन एसिडिफिकेशन एक टॉपिक होगा और यूट्रोफिकेशन एक टॉपिक होगा। ये सारे टॉपिक आपके अप्लाइड ओशियानोग्राफी में ही करवाए जाते। एक टॉपिक आपके लिखा है ओशन एज अ स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है, ये आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास में नंबर 1 इसके आगे लिख रहा हूं ओशन रिसोर्सेज कवर करेंगे, दूसरा करेंगे हम करंट्स। कल की क्लासेस में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या रहेगा, एक होगा आपका मरीन डिपॉजिट, दूसरा है कोरल रीफ बिल्डिंग थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 टॉपिक लास्ट क्लास में हम अप्लाइड ओशियानोग्राफी और टाइड से रिलेटेड थ्योरी करेंगे, क्योंकि टाइड की थ्योरी ऑल्दो अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन मैंने बताया कि हम एक स्टेप आगे के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑलराइट जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट। अच्छा, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ओशियानोग्राफी से जैसे GS1 सॉरी आपका पेपर 1 जिसमें फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें 8 सवाल आते हैं। आपको पता ही है आपके टोटल चैप्टर हैं 7, तो 7 चैप्टर से 8 सवाल बनते हैं। तो देखिए कॉम्पोजिशन क्या होता है। जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसमें 4 सवाल होते हैं। तो वो 4 सवाल की जनरली डोमेन क्या होती है, एक लिख लीजिए, एक क्लाइमेटोलॉजी, एक जियोमॉर्फोलॉजी, 2 सवाल आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से। कभी कभार जैसे ओशनोग्राफी से एक सवाल है, कभी कभार ऐसा होता है, पिछले 4-5 सालों में पहले एक बार हुआ है कि 5 नंबर का सवाल ओशनोग्राफी से बना है, नहीं तो ओशनोग्राफी से केवल 20 नंबर का सवाल आता है। तो मींस आपके हर चैप्टर, आपके पेपर 1 में 7 चैप्टर है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ही आएगा 100%। अब आप समझो कितना इसमें हम लोगों ने समझदारी से काम लेना है। मान लो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बड़ा है, बहुत रट्टे मारे, बहुत जान लगाई, सवाल एक ही आना था। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी उससे थोड़ा छोटा है, मैंने क्लाइमेटोलॉजी करवा के देख लिया, इतना सारा जीएस के साथ ओवरलैपिंग है, अगर उस पर हार्ड सेट हो गया तो एक सवाल पक्का है। ओशनोग्राफी से एक ही सवाल आना है, 4 रेंज अभी देख लिया मैंने, 3 क्लास का पूरा ओशनोग्राफी, 6 टॉपिक है टोटल। ठीक है, तो ओशनोग्राफी इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, ओशनोग्राफी पे जान लगाओ कि मींस इसका सवाल जरूर अटेम्प्ट करो क्योंकि इसका दायरा छोटा है। तो ऐसे ही हमने कुछ ना एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं जो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी के पैटर्न को रखेंगे। और जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जो मैंडेटरी है, वो किसी भी एरिया से आ जाता है, प्राइमरीली वो क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फ से तो आता ही आता है, 2 ह्यूमन से आते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना अटेम्प्ट रखेंगे। तो हमारे आप देखो कमीशन ने ऑल दो 8 में से 5 ही करने, लेकिन कमीशन ने एक चीज और बड़ी स्ट्रॉन्ग एक और इंश्योर करी है कि आप एटलीस्ट 8 के 8 एरिया पढ़ के जाने चाहिए, ताकि आप जो है वहां पे 5 क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, ये भी चीज दी है कि एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन नहीं डाले, हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, बस दैट्स इट। तो अच्छी चीज है कि पेपर इज वेरी बैलेंस। अदरवाइज पेपर क्या होता है, कई बार मान लो 8 क्वेश्चन 5 चैप्टर से बनाते, 3 चैप्टर छुए ही नहीं, और आपकी किस्मत खराब थी, वो 3 आपके स्ट्रॉन्ग थे, वो उस दिन आए नहीं, तो ये किस्मत भरोसे नहीं चल रहे, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी इज डूएबल, मार्क्स आ जाते हैं अगर हम थोड़ा एक लेवल ऊपर तैयारी करें। देखो ज्योग्राफी में लोगों के खराब मार्क्स नहीं आ रहे, 80 से 100 मार्क्स सबके आ रहे हैं, और जितनी उनको ज्योग्राफी आ रही है 100 मार्क्स तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कमीशन इज वेरी वेरी जेनरस विद द मार्क। आप अगर जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासेस में, आप इस कंटेंट को लिखोगे, यू विल गेट मोर देन 130 मार्क्स। बस यू जस्ट नीड टू रेप्लीकेट दिस कंटेंट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। चलो, तो एक 5 नंबर का सवाल आया है, व्हाई आर ओशंस कंसिडर्ड एज अ ट्रेजर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो इन्होंने ओशन रिसोर्स नहीं पूछे, रिसोर्सेज बहुत सारे प्रकार के अभी हम देख लेंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली इन्होंने मिनरल्स की बात करी है। मैंने बहुत अच्छा डेटा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा डेटा, फिर उसमें इंडिया का डेटा भी डाला हुआ है, ताकि आपको इस तरह के सवालों में एक्स्ट्रा नंबर मिले। एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़े से मारने होते हैं और अच्छे नंबर आते हैं। तो नया डेटा के साथ और नई रेंज के साथ ये वाले टॉपिक सारे बने हुए हैं। इलूसिडेट विद एग्जांपल, मैंने पहले भी बोला था, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, एग्जाम्पल जितने अधिक लिखोगे उतने अधिक आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट जी, चलिए सॉरी देखिए, अब 20 नंबर में 4 साल हुए हैं, 4 टाइप के 4 सवाल आ चुके, मींस 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन देखो, मरीन पॉल्यूशन लिखा नहीं था, ठीक है, तो मरीन पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे हम देख लेते हैं मरीन पोल्यूशन, यहां पे इन्होंने मरीन पोल्यूशन नहीं लिखा हुआ, ये हमने अप्लाइड पार्ट में से निकाला है, इसलिए मैंने अप्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि कहीं ये नए यूट्रोफिकेशन पूछ लिया, ओशन एसिडिफिकेशन पूछ लिया, ठीक है, तो हम फंस जाएंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके। और 20 नंबर में पूछा है क्रिटिकल अकाउंट ऑफ रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, क्यों हो रहा है और उसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस है, विद एग्जांपल देने पड़ेंगे, आपको करंट रिलेट करना है। द ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, बहुत अच्छा सवाल है, तो हमने इसी लेवल पे इसको तैयार किया। करंट्स पूछा है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक पैसिफिक इंडियन ओशन, एज इट इज आपके सिलेबस में मेंशन था, तो आप देखो कि बहुत तरीके से जो सिलेबस में दिया वही पूछा गया। सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ, हमने जीएस में भी आपने मेरे साथ पढ़ाई है, तो इसको इस बार ऑप्शनल लेवल पे बस उठा के ले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आप देखोगे कि सारे एरियाज से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हो चुका है। टाइड से अब नहीं पूछा, वहां से भी पूछा जा सकता है, और मरीन डिपॉजिट या सेडिमेंट से नहीं पूछा, वहां से भी पूछा जा सकता है। अप्लाइड ओशनोग्राफी से अब नया सवाल बन सकता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली।
ऑलराइट, अगर किताब पढ़नी हो तो मैंने आपको सविंदर सिंह बोला ही हुआ है। रिलीफ पढ़ लोगे नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेबस में मेंशन नहीं है, जीएस में आपने एनसीईआरटीज में वैसे भी पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर और सैलिनिटी मैंने आपको ऑलरेडी जीएस के अंदर पढ़ा है, उतना पढ़ लोगे आपको चीज समझ आएगी, कुछ मिस नहीं करोगे। तो इन 3 चैप्टर को आप छोड़ना भी अफोर्ड कर सकते हो। फिर है ओशन डिपॉजिट, जरूर पढ़िए, इससे अच्छे लेवल पे मैंने नोट्स में डाला है जो पेपर में लिखना है, लेकिन इसको पढ़ के आपके एक थोड़ा सा विचार खुल जाएंगे। अगर आपको लगता है हाँ यार कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें उठा के अपने नोट्स में ऐड कर देना, जो मैंने आपको पहले बताया कि रीमेकिंग ऑफ नोट्स नहीं करना, रीस्ट्रक्चरिंग कर लेना। ठीक, अब सॉरी, ओशन टाइड्स ये हमने पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, टाइड्स की थ्योरी आपने। ओशन करंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमारे आज का टॉपिक भी है। कोरल रीफ एंड अटोल्स बिल्कुल आप पढ़ेंगे। मरीन रिसोर्सेज बिल्कुल पढ़ेंगे, मेरे नोट्स जो मैं दे रहा हूं उनको एनरिच कर दीजिए प्लीज ओशन रिसोर्सेज में। ऑलराइट, तो एनरिच करके फिर आप पढ़ लीजिए। तो आज ये हमारा टॉपिक ओशन रिसोर्सेज एंड योर ओशन करंट्स ही रहने वाला है। देखिए जी, अब ओशन रिसोर्सेज को समझिए। जब हम ओशन से मिलने वाले रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ओशंस में क्या लिखोगे कि ओशन में रिसोर्सेज भी मिलते हैं, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है ओशन के, वो अलग चीज है। अगर ओशन रिसोर्स आता है फिर भी आप अपार्ट फ्रॉम ओशन रिसोर्सेज एक बार बता दो कि भाई ओशन से ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में जब कंक्लूड करोगे बोलोगे देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ओशन अदर देन रिसोर्सेज। वो एडवांटेजेस क्या है, अभी इसी में डिटेल में चलेंगे कि एनवायरनमेंट में किस तरह से रीजनल और ग्लोबल लेवल में एनवायरनमेंट के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं या एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। प्रेसिपिटेशन का होना, हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का बनना, या ग्लोबल हीट सर्कुलेशन, थर्मल कन्वेयर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड की फॉर्म में जानते हैं। ओशन को हम लोग यूज कर रहे हैं शिपिंग्स के लिए, तो शिपिंग में हेल्प करते हैं ओशंस। ओशन को अदर देन शिपिंग हम देखते हैं कि टूरिज्म एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओशन से कितनी ज्यादा कोरिलेटेड है। सर्फिंग है, हमारे क्रूज टूरिज्म है, वाटर स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशनल है, तो ये सब कुछ ओशन से रिलेटेड है। ओशन एज अ वेस्ट डंप, जब मैं ओशन पॉल्यूशन पर पढ़ाऊंगा तो हम देखेंगे ना कि सारा अर्बन और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है हमारा ओशंस में जाके गिर रहा है। ओशंस के अंदर हम न्यूक्लियर जितना भी हमारा वेस्ट है उस न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करते हैं, कंक्रीट बॉक्सेस को उठा के डंप करने हम ओशन में जाते हैं। तो ओशन एज अ न्यूक्लियर डंपिंग ग्राउंड्स की तरह भी काम करता है। तो इस तरह से अंडर वाटर केबल्स अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे डालते हैं तो वो सारी ओशंस के बीच में से जा रही हैं। तो हम देखते हैं ओशंस के अदर देन रिसोर्सेज और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं। शिपिंग, ओशन एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ओशंस के कई सारे अलग सिग्निफिकेंस भी है हमारे। ऑलराइट, तो ओशन एज अ रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हुए फिर हम ओशन के एड ऑन एडवांटेजेस पे चले जाएंगे। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप हमेशा एक चीज याद रखो, रिसोर्सेज कई सारे फैक्टर में होता है। ओशन एज अ रिसोर्स क्या है, क्या यहां से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। क्यों जी? आप इसमें से फिशेज निकाल रहे हो, आप इसमें से पेट्रोलियम, आपको पता है ब्राजील के हमने एग्जाम्पल लिए थे जब हमने जीएस पढ़ा था। जब हमने जीएस पढ़ा तो हमने पर्शियन गल्फ के लिए, जब हमने जीएस पढ़ा तो हमने बॉम्बे हाई के एग्जाम्पल लिए। मैंने बताया था कि जो अलियाबेद खलियाबेद आइलैंड्स हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के पास वाला गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन है, दैट इज फ्लोटिंग ओवर द हाइड्रोकार्बन्स। इंडिया और बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में हाइड्रोकार्बन्स मिले। इसका मतलब ओशंस की कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जब मैंने बॉटम टोपोग्राफी भी कराया था तो मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर हैविंग सरप्लस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो मींस ओशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी फिशिंग है, ओशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। ओशन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप जो रेत की माइनिंग करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी तो ओशन से निकाल रहे हो। अगर आप सॉल्ट को निकाल के लाते हो, वो भी तो ओशन से ही निकाल रहे हो। तो इकोनॉमिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओशन में से अगर आप अदर देन सॉल्ट, अगर सॉल्ट निकाल के लाते हो, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाते हो आप इससे। ओशन से और भी किसी भी प्रकार के प्लेसर डिपॉजिट है, हमने रिसोर्सेज के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था कि इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा मिलता है। केरला या कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेनिनसुलर एरियाज, तो मैंने बताया था वहां पे एक सैंड है जिसका नाम है मोनाजाइट, वहां पे थोरियम बहुत मिलता है। तो इट इज अ प्लेसर मैंने बताया था कि कण कण की फॉर्मेट में अगर आपके मिनरल्स पड़े हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में मैंने एग्जांपल दिया डायमंड एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम के। तो नदियां अपने साथ क्या करती हैं, चट्टानों से होते हुए आते पत्थरों को इरोड करती है और किसी भी प्रकार का उस पत्थर के अंदर एलिमेंट है, मिनरल है, उसको लाके डिपॉजिट कर देगी रेत के अंदर, या जहां पे वो डिबाउंज करती है समुद्र में।
तो वहां पे डिपॉजिट करती है। वहां पे क्योंकि डिपॉजिट करते हैं ओवर अ टाइम ऑफ मिलियन ईयर्स, यू कुड ऑब्जर्व कि पत्थर जहां पे ओरिजिनल प्लेसेस था उसके कण टूट के कहीं दूर चले गए। एग्जाम्पल हमें हिंदुस्तान में देते हैं सुबर्न रेखा रिवर, झारखंड के अंदर जो गोल्ड माइंस के ऊपर से चल रही है, उसका नाम सुबर्न रेखा से पहले स्वर्ण रेखा था, क्योंकि उसके आसपास गोल्ड के सेडिमेंट्स मिला करते थे। तो ओशियंस में देखो अब रिसोर्सेज कितने बढ़ गए, पेट्रोलियम भी था, सॉल्ट भी था, फिशेस भी थी, और सैंड एंड ग्रेवल्स भी थे, और अब इसके अंदर प्लेसर डिपॉजिट भी है। जब आप अखबार पढ़ोगे तो आप देखोगे डीप सी माइनिंग की भी बातें कर रहे हैं आजकल। तो ओशन के अंदर डीप सी माइनिंग की फॉर्मेट में हमारे पास पॉली मेटेलिक नेड्यूल्स भी मिल रहे हैं, मतलब मल्टीपल मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं, नेड्यूल्स मिल रहे हैं। तो पीएमवी पॉलीमेटेलिक, पीएमएन पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स भी मिल रहे हैं। तो ओशन में कितना कुछ छुपा के रखा हुआ है। सवाल जो आया था कि ओशन आर द स्टोर हाउस ऑफ फॉर फ्यूचर रिसोर्सेज, यही तो है फ्यूचर रिसोर्सेज। जब धरती के ऊपर रिसोर्स खत्म होंगे तो हम ओशंस की तरफ देखेंगे। तो दीज आर द न्यू रिसोर्सेज विच ओशन इज होल्डिंग। ऑलराइट, तो लगातार आप अखबारों से बने रहिए, क्योंकि सी ग्रास के बारे में आ रहा है। एक नई प्रकार की ग्रास है जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करेगी। क्योंकि ये जो सी ग्रास है ये हमारे रेन फॉरेस्ट, जो पूरी दुनिया के रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिनको लार्जेस्ट कार्बन सिंक बोला जाता है, उनसे भी ज्यादा कार्बन फिक्सेशन करती है। तो मींस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म करने में सहायता करेगी। तो means it is very very useful in terms of climate change and global warming because it will help in the mitigation of these two things. तो ये सारे रिसोर्सेज ओशन में है। अब मुझे पता है ये सारे रिसोर्सेज है, आपको भी पता है। जब हम आंसर लिखेंगे या क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करेंगे तो हम इसको ना मल्टीपल एस्पेक्ट में तोड़ देंगे, ताकि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा लगे। तो हमें प्रेजेंटेशन पे काम करना है। तो जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, मैंने इसको बड़े डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड किया। मैंने कहा ओशन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली तो सारी इंपॉर्टेंट है, तो सभी इकोनॉमिक में आ जाएगा। आप भूल जाओगे कि 15 है कि 20 है एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, ओशन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में। ओशन के अंदर जो बायोटिक रिसोर्सेज है, बायोटिक मैंने इसमें केवल एग्जाम्पल आपको फिशरीज के दिए हैं। आपकी सविंद्र सिंह के अंदर 2 एग्जाम्पल्स और हैं। कोरल्स भी तो बायोटिक हैं, और आपकी एल्गाई भी तो बायोटिक है, जिसमें से आपके ड्रग्स बन रहे हैं नए नए प्रकार के। तो ये आप लोग अपने वैल्यू एडिशन स्वयं करेंगे अपने सविंद्र सिंह या इंटरनेट के द्वारा। मैं फिशरीज के बहुत अच्छे डेटा और आपको वर्ल्ड लेवल पे बताऊंगा, इंडिया भी इसमें डाला है। इसके अलावा बायोटिक समझ आ गया, बायोटिक मींस लिविंग, जो लिविंग मिल रहा है वो मैंने बता दिया। उसके बाद ओशन रिसोर्सेज में सेकंड कैटेगरी होती है मिनरल्स की। मिनरल्स की कई सारी कैटेगरी। अब मिनरल्स के अंदर क्या क्या आ गया, पॉलीमेटेलिक नेड्यूल आ गया जो मैंने बताया था। मिनरल्स के अंदर सॉल्ट भी तो आ गया, ये भी तो एक मिनरल ही है। मिनरल के अंदर प्लेसर डिपॉजिट भी तो आ गया, ये भी तो मिनरल ही है। अच्छा, अब मिनरल के अंदर एक और चीज देखो, फ्रेश वाटर इज अ मिनरल। हम कहेंगे ओशन से फ्रेश वाटर कहां से निकल रहा है। पूरी दुनिया के जो गल्फ नेशंस हैं वहां पे क्योंकि डेजर्ट है, लैक ऑफ पेरेनियल रिवर या लैक ऑफ रिवर या फ्रेश वाटर है, तो वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कहां से पूरा करें। दे आर डिसैलिनेटिंग द ओशनिक वाटर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द फ्रेश वाटर। जितने भी आइलैंडिक नेशंस हैं वो भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। वो कहां से फ्रेश वाटर लाएंगे, क्योंकि आइलैंड के ऊपर नदियां तो बहुत बड़ी नहीं बन सकती। तो मींस दे आर डिसैलिनेटिंग द ओशनिक वाटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मालदीव्स के अंदर एक बार वाटर क्राइसिस हुआ कि मालदीव्स के डिसैलिनेशन प्लांट खराब हो गए, और इंडिया ने, क्योंकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इमीडिएटली सुषमा स्वराज उस टाइम पे हमारी फॉरेन मिनिस्टर होती थी, तो इमीडिएटली हमारे शिप्स मूव हो गए जो फ्रेश वाटर लेके गए थे। तो मींस कि जो भी आइलैंडिक नेशंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दी डिसैलिनेशन प्लांट। मोर ओवर सम नेशंस लाइक सिंगापुर इज अ आइलैंडिक नेशन, वो कहां से फ्रेश वाटर लाएगा इरिगेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो डिसैलिनेट करता है। यूएसए में कैलिफोर्निया, यू नो इट इज अ डेजर्ट एरिया, वो अगर फ्रेश वाटर लाता है, वहां पे सिट्रस फ्रूट्स की कल्टीवेशन है। मैंने बताया था कि पहले ही वहां पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो उसके इरिगेशन के लिए कहां से पानी आएगा, डिसैलिनेशन प्लांट। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे डिसैलिनेशन प्लांट दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी है। ठीक, तो मिनरल्स हम ये सारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे पॉलीमेटेलिक नेड्यूल हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे प्लेसर डिपॉजिट हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे मिनरल की फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे सैंड ही क्यों ना हो, सिलिका कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये 5 प्रकार के मिनरल्स हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसको इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल दोनों पे लिखा करेंगे।
ताकि आंसर 20 नंबर के लायक बने और एग्जामिनर को हो कि यार ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ, जो मैं आपको बार बार बात बोलता हूं, पेपर 1 एंड पेपर 2 शुड बी वेरी वेल कनेक्टेड। तो ये कनेक्शन हमें दिखाई देने चाहिए। सेकेंडली, अब एनर्जी की बात करो। एनर्जी क्या क्या मिल रही है आपको पता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दुनिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रखी हुई है। शेल्फ पे आपको पता है कि मिलना आसान है, क्योंकि शेल्फ आर जस्ट, जैसे शेल्फ की भी कहानी बताऊंगा जब हम मरीन डिपॉजिट्स भी पढ़ेंगे तो वहां शेल्फ की कहानी आपको समझ आ जाएगी। ऑलराइट, साथ में एनर्जी के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में, आप देखो टाइडल एनर्जी, नए फॉर्म की एनर्जी। मैंने जब आपको जीएस में पढ़ाया था टाइडल एनर्जी, तो मैंने बताया था हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर जहां पर भी आपके एस्चुरी लाइक कंडीशंस बनेगी वहां टाइडल एनर्जी का स्कोप होगा, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर होगा, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में होगा, जहां नैरो पैसेजेस बनेंगे वहां टाइडल एनर्जी होगी। और आपको पता है दुनिया में हाईएस्ट टाइडल रेंजेस एट द बे ऑफ फंडी ऑफ कनाडा, तो वहां पर भी टाइडल एनर्जी बनेगी। फ्रांस बना रहा है, अलग अलग नेशंस टाइडल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइडल प्लांट जो है साउथ कोरिया में, क्योंकि आपको पता है साउथ कोरिया एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं है, छोटा सा नेशन है, एनर्जी कहां से बना रहा है, समुद्र से। तो इसलिए, और मैंने पहले भी बोला था, डेमोग्राफिक डिविडेंड के टाइम पे जापान, साउथ कोरिया, इन नेशन से हमें सीखना चाहिए कि अ नेशन विदाउट एनी विदाउट एनी नेचुरल रिसोर्सेज स्टिल दे आर फ्लोरिशिंग नेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका ह्यूमन कैपिटल इतना जबरदस्त है। तो जो मैं बार बार बोलता हूं कि अवर पॉपुलेशन शुड एक्ट एज अ एसेट, और वो एसेट होती नहीं है, एसेट क्रिएट करनी पड़ती है। तो एसेट बनाया पॉपुलेशन को, और उसकी वजह से आप देखो कि कितनी प्रॉस्पेरिटी है। जैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हम बोलते हैं कि ऑब्वियसली चाइना और यूएसए और यूएसएसआर का राइज होना था, ऑब्वियसली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का राइज होना था, बिकॉज दीज आर द नेशन who are having bounty of natural resources. If you will be having bounty of natural resources, your economy will prosperous. If your economy will prosperous, you will be superpower. So similarly with the case of India, India is also having bounty of resources, but the problem is that now we have become overpopulated in terms of population. तो हमारे resource और population का mismatch हो गया. Otherwise, we could have been global power by now. ठीक, तो इंडिया का भी राइज होगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास इकोनॉमिक बेस बना हुआ है, हमारे पास लोहा है, हमारे पास कोल है जिससे बेसिक इंडस्ट्रीज बन सकती है, हमारे पास और मिनरल्स भी हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जो यूएसए के अंदर है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो कनाडा में है, जो रशिया में। आप देखोगे जब भी हमने रिसोर्सेज पढ़ा, यही नेशन टॉप पे निकल के आते हैं, चाइना टॉप पे निकल के आता है। तो ये इसीलिए सुपर पावर है, बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज। ऑलराइट, तो हमने एनर्जी की फॉर्म में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टाइडल एनर्जी, ठीक है। वेव एनर्जी की भी अब बात हो रही है कि वेव एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाए। वेव लगातार आ रही है ना, तो उसमें टरबाइन लगा दो, वेव एनर्जी बन जाएगी आपकी। तो वेव एनर्जी की भी बात हो रही है। तो ये सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हम समुद्र से लेते हैं। एक नया रिसोर्स है, मैंने जीएस में भी पढ़ाया था आपको, गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट क्या होते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर में आइस के क्यूब्स होते हैं, मीथेन के क्यूब्स होते हैं, लो टेम्परेचर, आर्टिक के अंदर गैस हाइड्रेट है, इनके अंदर से बहुत सारी मीथेन रिलीज हो जाती है। तो गैस हाइड्रेट एक नई टाइप का एनर्जी रिसोर्स हमें देखने को मिलता है समुद्र के अंदर। तो दीज आर द फ्यू ओशनिक रिसोर्सेज जिसको हम अलग अलग हेड के अंदर आज पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर ये दो आपने तैयार करने, कोरल और सी ग्रास, ड्रग्स के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको आपने कुछ नहीं करना, कंटेम्प्रेरी नोट्स के थ्रू और थोड़ा बहुत अपने कन्वेंशनल किताबों के थ्रू कवर करते हुए कंटेम्प्रेरी में चले जाना है। फिशेस के बारे में मैं बता देता हूं। अब फिशेस के लिए हमें देखना है कि ओशंस के अंदर अगर हम देखते हैं कि फिशिंग ग्राउंड्स कहां पर है। मैंने जीएस में थोड़ा सा टॉपिक टच किया था कि फिशिंग ग्राउंड बनने के लिए मींस बहुत सारी फिश एक जगह इकट्ठी होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट सेट ऑफ कंडीशंस हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, पहले आप एक डायग्राम को देखिए। फिशेस जो होती हैं, अगर हम ओशन की बॉटमोग्राफी देखें तो हमने देखा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसमें डेप्थ कम होती है। क्योंकि इसमें डेप्थ कम होती है, सनलाइट जिस डेप्थ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो ये जोन बनता है फोटिक जोन। दो चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनना, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, साथ में अगर फूड मिल जाए तो कोई ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है कि वे सी ऑर्गेनिज्म जो पानी के साथ बहते रहते हैं, जिनकी कोई फ्री विल नहीं है बहने के लिए, जो बहाव के साथ बहते रहेंगे, एक टाइप का खाना है। दूसरा, इन दोनों की वजह से कि यहां पे सनलाइट है
तो आपका फाइटोप्लैंक्टन एक टाइप का प्लांट है, तो ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए। दूसरा, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे टेरिजीनियस, क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट के साथ में लगा हुआ लैंड होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे लैंड से सेडिमेंट्स लगातार आते रहते हैं रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, जिससे एक टाइप का खाने का प्रोविजन इनका हो जाता है। मिनरल्स इनको मिलते रहते हैं। बेसिकली प्लांट को क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी में क्या है? मिनरल्स। इसीलिए इनको सेडिमेंट मिलते हैं। सेडिमेंट क्या है इनके लिए? मिनरल्स। ऊपर से सनलाइट मिल रही है, ये अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे होते हैं। दूसरा, एक होते हैं जूप्लैंक्टन्स, वो भी इन्हीं की तरह होते हैं। उनको भी ये दोनों चीजें मिलती है तो खाना मिलता रहता है, तो वो भी यहाँ पे सरवाइव करते हैं। इन दोनों को खाने के लिए, जो कि बेसिक प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स भी रहेंगे। एनिमल्स कौन से होंगे? सी एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं मछलियां, या अलग अलग प्रकार के प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, और जो भी हमारे श्रिम्स हैं, लॉबस्टर हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। तो सी एनिमल्स यहाँ पे थ्राइव करेंगे। कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन दोनों यहाँ पे रहते थे। जैसे हम ग्रासलैंड का एग्जांपल लेते हैं कि घास है तो हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर होगा तो कार्निवोर होगा। सिमिलरली यहाँ पे छोटी मछलियां हैं तो इनको खाने वाली बड़ी मछलियां, शार्क भी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक फूड चेन थ्राइव करेगी, जैसे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा कि अच्छे एरियाज हैं जहां पे ये सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। चलिए जी, तो इन सारे कारणों की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मरीन लाइफ थ्राइव करती है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मरीन लाइफ थ्राइव कर रही है, तो यहाँ पे मछलियां हैं। अब मछलियां इन फ्यूचर फिशरीज अगर आपको कहीं मिलेंगी तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलेंगी। बेसिक कंडीशन इज देयर। तो इफ अ नेशन इज लैकिंग इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मींस वहां पे फिशिंग का स्कोप कम हो जाएगा। तो फिशिंग की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? कि यू शुड हैव अ ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो फैक्टर्स विच प्रमोट फिशरीज पर्टिकुलरली इन द टेम्परेट लैटिट्यूड, हम देखेंगे अब ये सारी कंडीशंस कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड में ही फुलफिल होती है। तो हम देखते हैं कि ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना बहुत आवश्यक हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें फिशिंग के लिए प्लैंक्टन्स की जरूरत है, या हमें एक नैरो प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे फोटिक जोन हो और जहां पे सेडिमेंट्स हो। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो परफेक्ट लोकेशन हमारी बन के सामने आ रही है। तो अब ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी तो फिशिंग होगी। हम ये सारी कंडीशंस देखेंगे कहां कहां फुलफिल हो रही है। दूसरी बात, प्लैंक्टन्स के लिए देखो दो टाइप के लैटिट्यूड्स हैं। एक हॉट लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे ट्रॉपिकल हैं, इनके बियॉन्ड टेम्परेट है। तो टेम्परेट लैटिट्यूड में ऐसी कंडीशंस बन रही है जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स भी आज हमने पढ़ना है, कोल्ड और वार्म करंट्स की मिक्सिंग है, जिसकी वजह से कंड्यूसिव वाटर टेम्परेचर है। क्योंकि कंड्यूसिव वाटर टेम्परेचर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके जब बरसात होती है, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत होती है। मींस जब आपकी बरसात है तो आप देखोगे कि ग्रीन वेजिटेशन बहुत फ्लरिश करती है अचानक से। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें चाहिए होती है, ज्यादा टेम्परेचर और पानी, दोनों अबंडेंट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो सॉइल में न्यूट्रिशन बहुत तेजी से रिलीज हो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर वार्म और कोल्ड करंट की मिक्सिंग है, कंड्यूसिव वाटर टेम्परेचर बनता है, जिससे फिर से प्लैंक्टन्स की तादाद बढ़ती है। प्लैंक्टन्स बनेंगे तो फिशेस बनेगी। तो प्लैंक्टन्स को तो आप समझिए कि कुछ रिक्वायरमेंट है जिससे प्लैंक्टन्स फ्लरिश करेंगे, प्लैंक्टन्स के ऊपर फिशेस फ्लरिश करेंगी, फिशेस के ऊपर बिग फिश फ्लरिश करेगी। तो ये फूड चेन होती है। तो हमें इन कंडीशंस के लिए देखना है कि जहां पे प्लैंक्टन ज्यादा से ज्यादा थ्राइव करें। तो ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी तो प्लैंक्टन ज्यादा होंगे, कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट होगा तो प्लैंक्टन होंगे। कोल्ड क्लाइमेट, अब कोल्ड क्लाइमेट क्या करता है? आपने मछली पकड़ ली, हिंदुस्तान इज अ ट्रॉपिकल नेशन, यहां फिश आपको पता है, आप हिमाचल में रहते हैं, आपको पता है कि फिशेस कितनी जल्दी खराब हो सकती है। तो मींस कि जो फिशिंग है, फिशेस है, वो ट्रॉपिकल एरियाज में जल्दी खराब हो जाती है, एमिनो एसिड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कोल्ड क्लाइमेट में उनकी प्रिजर्वेशन ईजी है, इसलिए टेम्परेट लैटिट्यूड में फिशिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, अब फिशिंग कल्टीवेशन देखो कहां पे सबसे ज्यादा कॉमर्शियल फिशिंग हो रही है, हम उसको देख रहे हैं कि कहां पे ये कंडीशन थ्राइव कर रही है। तो कोल्ड क्लाइमेट है तो फिशिंग फ्लरिश करेगी। ये इकोनॉमीज डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जनरली हायर लैटिट्यूड, चाहे यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ये सब हाई लैटिट्यूड कंट्रीज हैं, इसलिए ये सारे डेवलप नेशन भी हैं। यहां पे ये डेवलप नेशन है, क्योंकि ये डेवलप नेशन है
तो ये कॉमर्शियल लेवल में बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। हिंदुस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि बोट लेके चले हुए, तो इनके पास बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं। उन ट्रॉलर्स में मैंने पहले भी बताया था, ये टेक्नोलॉजी है कि आप फिश कैच करोगे, वहीं पे फिश को की छटनी हो जाएगी, प्रूनिंग हो जाएगी, कैनिंग हो जाएगी, कैन में क्रिएट करके, और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाएगा, लैंड पे लाने की जरूरत नहीं है। तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप नेशन चाहिए। तो फिशिंग इंडस्ट्री उन नेशन में इसलिए थ्राइव कर रही है क्योंकि डेवलप नेशंस है, तो पैसा है उनके पास। फिर अब उन नेशन में फिशिंग एज अ कल्चर, फिशिंग को क्या चाहिए, कुछ क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए जिससे फिश पैदा हो जाए, फिर लोग भी तो चाहिए फिशिंग इंडस्ट्री को जो उनको कंज्यूम करें। बेसिकली वी नीड अ मार्केट इन एरियाज में। अब आपको पता है ये टफ एरियाज है, क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लो कनाडा, एग्जांपल ले लो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, जो नॉर्थ सी के अराउंड नेशंस हैं, हाई रीच ऑफ जर्मनी, यूके, यहां पे बहुत ज्यादा लैंड नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, अगर ग्रासलैंड होंगे, यहां पे ग्रासलैंड अगर फ्लरिशिंग होंगे, तो ग्रासलैंड फ्लरिश होंगे, बड़े ग्रासलैंड है, तो बड़ा जानवर पालना अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि गल्फ नेशन में या साउथ ईस्ट एशिया में क्योंकि ग्रासलैंड मिसिंग है, तो वहां पे कैटल रियरिंग मिसिंग है, क्योंकि वहां पे कैटल रियरिंग मिसिंग है तो वहां पे मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट है। तो समझ गए। ऐसे ही इन लैटिट्यूड में क्योंकि बड़ा जानवर नहीं पाल सकते, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करते हैं, इसलिए यहां पे गोट को या शीप को खाया जाता है फॉर प्रोटीन। कोस्टल एरियाज में यहीं के लोग क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मोर ओवर फिशिंग एज एन दो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। आदमी के पास चॉइसेस क्या है, एग्रीकल्चर या फिशिंग। फिशिंग कब करेगा, जब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वो कोस्टल एरिया में रहेगा, या उसके पास एग्रीकल्चर करने के लिए पर्याप्त जमीन या टेम्परेचर नहीं है। वेरी लो टेम्परेचर लैटिट्यूड में आपको पता है एग्रीकल्चर इनहिबिट हो जाता है। क्योंकि वहां एग्रीकल्चर इनहिबिट हो जाता है, इसलिए वहां पे लोग फिशिंग प्रेफर करेंगे, और उनके जो कल्चरल या फूड डाइटरी पैटर्न के अंदर फिशेज आ जाएगी। तो दिस इज द थिंग। इसलिए इन सारे एरियाज में फिशिंग कल्चर होता है, या फिश एज अ फूड या डाइटरी हैबिट बन गया। इन सारे फैक्टर से हमने ये देखा कि जनरली जो फिशेज होती हैं वो नॉर्थ नदर्न या सदर्न, पर्टिकुलर क्योंकि साउथ में कोल्ड क्लाइमेट के पास लैंड नहीं है, तो नॉर्थ में ही डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या लैंड मास है, तो जनरली जो कॉमर्शियल फिशिंग है वो नदर्न लैटिट्यूड में लिमिटेड है, नदर्न हायर लैटिट्यूड में लिमिटेड है। ऑलराइट, इन सारे फैक्टर्स की वजह से कि ब्रॉड कॉन्टिनेंटल। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे एक नजर मारते हैं। देखिए अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखते हैं। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखिए, हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता है ब्रॉड कहां पे होगी। अब प्लेट टेक्टोनिक से रिलेट कीजिए। देखिए ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए आपको क्या चाहिए, पैसिव प्लेट मार्जिन। इस शब्द का मतलब समझिए, पैसिव प्लेट मार्जिन मींस जहां जहां पर आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक के कारण कन्वर्जेंस होती है, वहां पे प्लेट का टूटना स्वाभाविक है। फॉर एग्जांपल यूएसए का ये वाला रीजन देखिए जो पैसिफिक प्लेट के साथ कोलाइड कर रहा है, या आप इन एरियाज को देखिए जो प्लेट के साथ कोलिजन में है, चाहे कोकोस प्लेट है ना, तो इन प्लेट के साथ अगर कोलिजन है तो आपको पता है कि यहां पे लगातार क्रस्टल डिफॉर्मेशन हो रहा है, टूट रहा है क्रस्ट। क्योंकि क्रस्ट टूट रहा है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड नहीं हो सकती। क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड नहीं हो सकती तो यहां पे फिशिंग का स्कोप घट जाएगा। कुछ एरियाज में जहां पे इन पर्टिकुलर एरियाज में कहीं कहीं पर वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जिसकी वजह से फिशिंग प्रमोट हो जाती है। तो फिशिंग के लिए ये कंडीशन हमें चाहिए। दूसरी तरफ आप इस तरफ आ जाओ, आप ये वाले एरियाज में आ जाओ जहां पे नॉर्थ सी के अंदर मल्टीपल नेशंस फिशिंग बैंक को शेयर कर रहे हैं, और यहां का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिशिंग बैंक है जिसका नाम है डॉगर बैंक। ऐसे ही कनाडा के कोस्ट में हमने पहले भी पता है एक फिशिंग बैंक है जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड बैंक। ये ग्रैंड बैंक डॉगर बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि यहां पे वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं, तो यहां पे फिशिंग सरप्लस है। तो मींस हमें देखना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग जहां पे प्लेट टकरा रही है वहां पे कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस है तो प्लेट का टूटना है, प्लेट का टूटना है तो वहां पे वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्रिएशन नहीं हो पा रहा। ऑलराइट, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फिशिंग बैंक्स। तो फिशिंग बैंक के लिए हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ चाहिए। दूसरी बात, अब इन कंडीशंस को देखते हुए आप देखिए कि वर्ल्ड के फिशिंग बैंक कहां बन रहे। एक मैंने बताया दिस इज द ग्रैंड बैंक, आप लिख सकते हैं दिस इज द डॉगर बैंक जो नॉर्थ सी में बन रहा है। अगर एक यहां पे एक एक्सेप्शनल है
कि जापान में जहां हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक्टिव मार्जिन है, क्योंकि जापान इज द लैंड ऑफ वॉल्केनोज एंड जापान इज द लैंड ऑफ सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स, यहाँ पे फिशिंग बैंक बन रहा है बिकॉज बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही। बाकी सारी कौन सी कंडीशंस है, ये देखिए कि ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ चाहे ना हो, कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट है, पता है आपको कि रियोशो एंड ओयाशो करंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं। कोल्ड क्लाइमेट है, बिल्कुल है, 50 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास के एरियाज है। डेवलप्ड इकोनॉमीज है, बिल्कुल है, कोरिया और जापान डेवलप्ड नेशंस है, ट्रॉलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीप फिशिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिशेज दो प्रकार की होती है, आपके नोट्स में दिया हुआ है। एक फिशेज है जो सरफेस फिशेज है। हिंदुस्तान में जो फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा डेप्थ की फिशेज नहीं पकड़ते, सरफेस फिशेज पकड़ते हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जो फिशरमैन है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, तो वो सरफेस फिशिंग करते हैं। जो बॉटम लेवल पे फिशिंग होती है वो केवल डेवलप नेशंस के लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जापान में डीप वाटर फिशिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। मोreover आपको ग्रासलैंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जापान साउथ कोरिया, दीज नेशंस आर लैकिंग इन ग्रासलैंड एंड लैंड, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशेज। मोreover दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशेज फॉर मल्टीपल अदर फैक्टर, जैसे ऑयल इंडस्ट्री वहां से सपोर्ट हो रही है उनकी, सॉरी, क्योंकि वो कॉड, फिश, लीवर ऑयल या पहले जो लैम्प्स जलाते थे पर्टिकुलरली इन दी नदर्न लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड, कनाडा या आपके नॉर्वे, इन जगहों पे वेल ऑयल से, कॉड लीवर ऑयल से ही लैम्प को इग्नाइट किया जाता था, क्योंकि हमारी तरह उनके पास सरसों का और नारियल का तेल नहीं है। तो क्योंकि उनके पास सरसों का तेल नहीं है तो दे नीड ऑयल फॉर देयर लैम्प्स, तो वो भी फिशेज से आता था। तो वहां फिशिंग का कल्चर बहुत पुराना है। मल्टीपल जगहों पे फिशेस को इस्तेमाल किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कि मंडेन लाइफ के अंदर कहां कहां पे उनके अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप समझिए। तो दीज आर दी फ्यू ऑफ द फेमस फिशिंग बैंक ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हम देखते हैं अब फिशरीज को। अगर ये एक डेटा है, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, मैक्सिमम जो फिश, अब देखो फिशेस कहां कहां से पकड़ते हैं। आप लोग हिमाचल में रहते हैं, आपको पता है, पोंग डैम से भी पकड़ते हैं, बिलासपुर के पास भी पकड़ेंगे और किन्नौर के पास भी पकड़ेंगे। तो जहां जहां पे फ्रेश वाटर है वहां पे फिशेस पकड़ी जाती है। फ्रेश रिवर वाटर की फिशेस होती है। दो टाइप की फिशरीज को डिवाइड कर देते हैं, मरीन फिशरी या इनलैंड फिशरी। यहां पे हम मरीन फिशरी में लिमिटेड रहेंगे, ऑल्दो फॉर द सेक ऑफ डेटा मैंने दिए सारे ही हुए हैं, चाहे हिंदुस्तान का है चाहे वर्ल्ड लेवल का है। तो हम मरीन फिशरी पे फोकस करेंगे। मरीन लेवल पे भी क्या डीप वाटर है या शैलो वाटर है, क्या वो फिशरी है या अदर देन फिशेस के अलावा, जैसे क्रैब है, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन फिशरी। श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स हैं, ये भी फिशरी के पार्ट हैं। अदर एस्पेक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज बोल देते हैं। तो जो भी सब आ रहा है उसको डाल हम फिशरीज में रहे हैं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट है जिसको हम एक्वा कल्चर भी बोल देते हैं ब्रॉडली। ठीक है, तो ये सारे डेटा दे रखे हैं कि फिश कैच सबसे ज्यादा मरीन लेवल पे होता है। उसके बाद अलग अलग लेवल पे कि फ्रेश वाटर में है, इनलैंड के ऊपर फ्रेश वाटर में है या डैम्स के अंदर है, रिवर है या लेक्स है, तो सबकी अलग अलग टाइप की फिशेज होती है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम फिशरीज को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब हिंदुस्तान में अगर डेटा देखा जाए फिशरी का, तो हिंदुस्तान में अगर डेटा देखा जाए फिशरी का, तो हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश इनलैंड और मरीन फिशरी दोनों को मिलाकर क्यूमुलेटिव देखा जाए तो लीड करता है। लेकिन अगर केवल मरीन देखा जाए तो गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मरीन फिशेस। देयर गुजरात के बाद आंध्र आता है इन टर्म्स ऑफ मरीन। अब गुजरात में ऐसी क्या बात है, अब देखो कि आंध्रा, गुजरात इज हैविंग द, अब आपको पता ही है गुजरात इज हैविंग द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, और मोर ओवर कोस्ट लाइन इज इंडेंटेड। जब इंटेंडेड कोस्ट लाइन होती है तो शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। तो गुजरात में शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनी हुई है जिससे फिशिंग को प्रमोशन होता है। मोर ओवर आंध्र के अंदर, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ससेप्टेबल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो 3 महीने तो फिशिंग बिल्कुल मना कर देते हैं कि फिशरमैन को पानी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर फिशिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन पोस्ट मॉनसून फिनोमिना है। मॉनसून में क्योंकि आपको पता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहां से आती है तो मना कर दिया जाता है। मोर ओवर फिशेस का ब्रीडिंग सीजन ही मॉनसून होता है, तो यहां पे 6 महीना तो फिशेस नहीं हो रही, ना 3 महीना मॉनसून की, ना 3 महीना पोस्ट मॉनसून की। इसकी वजह से आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे फिशिंग की प्रोडक्शन घट जाती है, ऑलराइट, एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए गुजरात सबसे ज्यादा फिशिंग के लिए माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मरीन। अब गुजरात में फिशिंग नॉन वेजिटेरियन कल्चर नहीं है, इसलिए जो फिशिंग की जाती है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और आप देखोगे गुजरात में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। आंध्र प्रदेश जिसमें फिशिंग इतनी ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है उसका एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे नॉन वेजिटेरियन कल्चर है, फिशिंग को कंज्यूम किया जाता है डोमेस्टिक लेवल पे।
ऑलराइट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान में चाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बहुत हाई प्रोडक्शन है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट हाई नहीं, क्योंकि हमारी कंजप्शन बहुत हाई है। तो चाय हम रोज दिन में 4 बार पी के खत्म कर देते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको बेच नहीं पा रहे। सेम इज द केस विद गुजरात। ऑलराइट, तो आप देखो कि डोमेस्टिक कंजप्शन पैटर्न से कैसे आपका वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी कोरिलेट हो जाएगा। डन है जी। तो आप देखेंगे ये जो सारे नेशंस हैं, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं जहां पे फिशेस को पकड़ा जाता है। ऑलराइट, वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखोगे मैक्सिमम इनलैंड फिशिंग का कल्चर है। इनलैंड फिशिंग देखो और यहां मरीन फिशिंग में गैप देखो, तो इनलैंड फिशिंग का कल्चर है। इनलैंड मींस रिवर, डेल्टाइक रीजन है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ फ्रेश वाटर फिशेस खाई जाती है। ऑलराइट, तो जितने भी जैसे ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, गुजरात है, आपको पता है दीज आर इनंडेशन से ये लोग पीड़ित हैं, तो यहाँ पे जो कल्चर होगा वो इनलैंड फिशिंग का कल्चर आ जाएगा। ऑलराइट जी, चलिए अब आप एक्सपोर्ट वाइज देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश, आप देखिए, सॉरी दिस इज द प्रोडक्शन। आंध्र प्रदेश एक्सपोर्ट में देखिए कितना नीचे, दिस इज द एरिया और दिस इज द लोकेशन। गुजरात देखिए एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है इसका एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र, गोवा, सारे कौन से स्टेट्स हैं आपके वेस्टर्न वाले पार्ट। क्यों यहाँ पे एक्सपोर्ट हाई है? क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है गल्फ रीजन विच इज द कंज्यूमर, वो बिल्कुल आपके बगल में बैठा है, वहीं पे एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो आपके वेस्ट में है, इसलिए यहां से एक्सपोर्ट इजी होता है एज कंपेयर टू यहां से एक्सपोर्ट करना। तो इन सारे लोकेशन, इसलिए मैंने क्या बोला था कि ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इटसेल्फ इज द देन ऑफ लोकेशन, क्योंकि आप ज्योग्राफिकली लोकेशन देखते हैं ना हमेशा। इसलिए आप देखोगे जितने भी यूरोपियंस आते हैं इंडिया के वेस्ट कोस्ट में आते हैं, पोर्चुगीज आए वेस्ट कोस्ट में, सब वेस्ट कोस्ट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट वाली साइड से ही तो सारे लोग आ रहे हैं। अरब्स आए, वो भी वेस्ट से आए हैं। तो इस तरह से हम चीजों को समझेंगे। ऑलराइट जी, चलिए अब ओशन रिसोर्सेज में पहला था बायोटिक, सेकंड है मिनरल्स। मिनरल्स में मैंने बताया सैंड एंड ग्रेवल्स है, सॉल्ट है। अब सॉल्ट मैंने डेटा सारे दिए हुए हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। सॉल्ट वर्ल्ड लेवल पे देखो यूएस प्रोड्यूस करेगा, जहां जहां पे ज्यादा कोस्ट लाइन होगी वहां पे सॉल्ट प्रोडक्शन होगी। तो यूएस ज्यादा कोस्ट लाइन होना, साथ में इवोपरेशन जरूरी है, तो बहुत हाई लैटिट्यूड में भी सॉल्ट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन कैसे होगी। तो यूएसए में सॉल्ट प्रोडक्शन बहुत हाई है, इंडिया के अंदर सॉल्ट प्रोडक्शन हाई है, गुजरात ये फिशेज और सॉल्ट प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि इंडेंटेड कोस्टलाइन, लार्जेस्ट कोस्टलाइन, इवोपरेशन इज हाई, तो सॉल्ट प्रोडक्शन है। प्लेसेड सॉल्ट प्रोडक्शन के डेटा देखो कि अगर सॉल्ट प्रोडक्शन देखा जाए तो चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, जर्मनी है। तो आप देखो इनकी सॉल्ट प्रोडक्शन हाई है, कंजप्शन हाई है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है इन सारे नेशंस की। ऑलराइट, हिंदुस्तान में देखोगे तो गुजरात, राजस्थान, इनलैंड सॉल्ट प्रोडक्शन, सांबर लेक, और ये सारे नाम डिटेल आपको दी हुई है नोट्स के अंदर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे कोस्टल नेशंस है, सॉल्ट प्रोडक्शन में बहुत हाई है। प्लेसर डिपॉजिट अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे, मैंने बताया था कि जहां जहां पे साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर, आपके अलास्का के अंदर प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, आपके कैलिफोर्निया में डिपॉजिट है। हिंदुस्तान की अगर मैं शक्ल दिखाऊं, ये देखो अगर वर्ल्ड लेवल पे प्लेसर डिपॉजिट देखोगे तो दिस इज जहां पे आपको गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम मिल रहा है। इंडिया में देखो मोनाजाइट सैंड, आप ऑस्ट्रेलिया में देखो आपको पता है मिनरल रिच रीजन है, मिनरल रिच रीजन है फ्लोरिडा। आप देखो यहाँ पे गिनी प्लेसर डिपॉजिट, तो ये सारे एरियाज हैं प्लेसर डिपॉजिट्स के। राइट, अब प्लेसर डिपॉजिट कोरिलेटेड है ये इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है पेंजिया के टाइम पे एक ही था, तो ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इनसे ही बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट शेप में आए हैं। गोंडवाना का पार्ट था, तो गोंडवाना में प्लेसर डिपॉजिट इज द की फैक्टर। अब देखिए इंडिया के अंदर आपने पहले भी मैप देखा हुआ जीएस में, थोरियम डिपॉजिट, मोनाजाइट सैंड, इसकी बहुत डिटेलिंग अदर देन थोरियम व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स व्हिच वी आर फाइंडिंग हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक आपका रिसोर्स है जिसको मैंने बोला है वाटर। अब वाटर के अंदर मैंने आपको बताया डीसैलिनेशन प्लांट्स। डीसैलिनेशन प्लांट अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है, क्यों? गल्फ रीजन है, इनकी रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। आप देखेंगे डीसैलिनेशन प्लांट कैलिफोर्निया में, डेजर्ट एरिया डीसैलिनेशन प्लांट। तो डीसैलिनेशन प्लांट जहां देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वी कुड सी डीसैलिनेशन ऑफ द प्लांट। मोर ओवर देयर शुड बी सी इन द विसिनिटी। तो यूरोप के मेडिटेरियन के अराउंड वाले नेशंस में भी डीसैलिनेशन प्लांट है, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, यहाँ पे भी डीसैलिनेशन है, सेंट्रल एशिया डीसैलिनेशन। तो इन सारे एरियाज में डीसैलिनेशन प्लांट है। तो रिसोर्सेज को इस तरह से ओशन के ये यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर प्लेसर डिपॉजिट के साथ हम देखते हैं पॉलीमेटेलिक नेड्यूल, पूरी दुनिया का ये मैप है, अलग अलग प्रकार के पॉलीमेटेलिक नेड्यूल हैं जिसमें मैग्नीज नेड्यूल है। ठीक है, तो ये सारे पॉलीमेटेलिक नेड्यूल हमें समुद्र से मिल रहे हैं।
इसके ऊपर डिटेल में मैंने नोट्स दिए हैं कि कैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये आपको परमिशन देता है कि आप अलग अलग लेवल से एक्सप्लॉइट कर सकते हो इन सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखे हुए मिनरल्स को। तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ऑलराइट, देखिए एक मिनरल है सैंड एंड ग्रेवल्स। अगर प्रोडक्शन देखेंगे यूएसए, कोस्ट लाइन ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं यूएसए के अंदर, तो लगातार डेवलप्ड इकोनॉमी है। नीदरलैंड, स्पेन, ये सारे कौन से नेशन है जहां पे आपके कोस्टल एरियाज हैं, नदियां नहीं हैं, तो ये लोग मैक्सिमम जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सैंड एंड ग्रेवल करेंगे कोस्टल एरिया से। इटाली, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो यहां से ही नीड पूरी की जाएगी। ऑलराइट जी, तो ओशन रिसोर्सेज में नंबर थर्ड एस्पेक्ट है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर ओशन रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से वो एनर्जी के एलिमेंट है जो हम ओशन से ले रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वी आर एक्सप्लॉइटिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एग्जांपल ले लो बॉम्बे हाई का, एग्जांपल ले लो पर्शियन गल्फ का, एग्जांपल ले लो गल्फ ऑफ मैक्सिको का, एग्जांपल ले लो ब्राजील के ऑयल फील्ड्स के। तो ये सारे जो ऑयल फील्ड्स हैं ये कहाँ हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्यों है? हमने जीएस में भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होगी, सबसे ज्यादा मरीन लाइफ होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा मरीन लाइफ होगी जब ये मर जाएंगे, यहीं से मरीन डिपॉजिट भी बाद में कोरिलेट करेंगे। जब ये मर जाएंगे इन्हीं से तो पेट्रोलियम बनेगा, इन्हीं से नेचुरल गैस बनेगी, क्योंकि इनसे ही बनेगी। ये कहाँ पे थे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो है मैक्सिमम ओशन पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखने को मिल रहे। गैस हाइड्रेट मैंने बताया था जिसके अंदर मीथेन होती है, बहुत लो टेम्परेचर पे गैस हाइड्रेट फॉर्म हो जाते हैं। ओशन बेड्स में मिलेंगे, जनरली आपको बॉटम्स में मिलेंगे। हिंदुस्तान में भी गैस हाइड्रेट का पोटेंशियल हम देख चुके हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में गैस हाइड्रेट का पोटेंशियल। टाइडल एनर्जी एग्जांपल दिया मैंने, जहां पर भी नैरो कोस्ट लाइन होगी, जहां पर भी एस्चुरीज फॉर्म होंगी, वहां पे हमारे टाइडल एनर्जी को रीप करने का स्कोप है। हमने गल्फ ऑफ खंबात में प्लांट लगाया है। वेव एनर्जी को हम अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक्सप्लोरेशन चल रही है कि वेव से कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है। तो दीज आर दी न्यू फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। आप लिखिए इसमें, अब जब इनको एक्सप्लेन करोगे कैसे कोरिलेट करोगे, बोलो क्लाइमेट चेंज में और जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज वर्ल्ड लेवल में डिप्लीट हो रहे हैं विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन our demand for energy is increasing, therefore we are looking towards the oceans for new form of energy, और इसीलिए we are looking for tidal and wave energy. Moreover, under the impact of global warming and climate change, we are looking for clean energy. Moreover, not only clean energy, we are looking for the renewable energy. तो जो अभी तक existing हाइड्रोकार्बन्स और हमारे कोल हैं उनसे हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो we are trying to diversify our energy basket. तो इस तरह से आप इसको कोट करेंगे। ऑलराइट जी, तो आप एनर्जी बास्केट की भी बात करोगे, आप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करोगे, आप एनर्जी डिमांड के सर्च की भी बात करोगे, आप राइजिंग मिडिल क्लास की बात करोगे। तो जैसे जैसे एनर्जी अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो आपको नए सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा। मोर ओवर आपको ग्रीन और क्लीन भी ढूंढना है, तो वहां पे ये हमें हेल्प करेंगे। डन है। तो ये एक सवाल जो मैंने कहा था ना कि कैसे फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज है ऐसे, तो आपको टोन या मूड ऑफ द क्वेश्चन के अनुसार अपने आंसर को मोल्ड करना सीखना है। डन है। तो अगर आप देखोगे ऑफशोर ऑयल फील्ड्स, दीज आर दी ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला, कैलिफोर्निया वाला, देखिए जो वेनेजुएला कर रहा है, कोलंबिया कर रहा है। ये देखिए ब्राजील वाला गल्फ ऑफ गिनी के पास में है। ये देखिए मैंने बोला था कि ये पर्शियन गल्फ है, इंडियन पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो हमारी सारी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ इसलिए है क्योंकि दीज एरियाज आर वी आर फ्लोटिंग ऑन हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए कावेरी गोदावरी के आसपास वाला रीजन है। तो यहाँ पे नॉर्थ सी आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट फिशिंग और वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स आर देयर। यहाँ सारे कंट्रीज के ऑयल फील्ड्स हैं। यहाँ पे इंडियन ऑयल ने भी कुछ ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोरेशन में हेल्प करी थी वियतनाम को। बाद में चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि दीज आर अवर ऑयल फील्ड इन साउथ चाइना सी, ये भी एक केस है। ईस्ट चाइना सी, जापान के पास में ऑयल फील्ड्स हैं। तो ये सारे ऑयल फील्ड्स हैं। ऑलराइट, देखिए गैस हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट बेसिकली मैंने बोला था कोल्ड एरियाज में मिलेंगे या ओशंस के अंदर मिलेंगे, जहाँ डीप में ओशंस में आपको पता है टेम्परेचर पड़ा है आपने, डेप्थ के साथ घटता है, तो डीप ओशन फ्लोर में गैस हाइड्रेट मिलने की संभावनाएं होती है। ऑलराइट, तो ये गैस हाइड्रेट के पोटेंशियल्स हैं। तो ये मैप आपके लगेंगे, तो कभी भी ज्योग्राफी लिखनी है तो विद मैप ही आपने बताना है। टाइडल एनर्जी के कुछ एक एग्जांपल देंगे आप प्लांट्स के साथ या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बताएंगे। चाहे बे ऑफ फंडी की बात करोगे, चाहे इंडिया के टाइडल प्लांट की बात करोगे, चाहे वैंकूवर के टाइडल प्लांट के लिए बोलोगे, या आपका टाइडल प्लांट ऑफ साउथ कोरिया की बात करोगे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो दीज आर द न्यू एनर्जी रिसोर्सेज।
दिस इज हाउ द टर्बाइंस विल वर्क। टाइड में एब है और फ्लो है, तो इस तरह से पानी के आने और जाने से टर्बाइन में पानी लगेगा, टर्बाइन चलेगी तो एनर्जी प्रोडक्शन करेगी। अगर टाइडल एनर्जी की कैपेसिटी देखा जाए तो यूएसए ने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ाया हुआ है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ टाइडल प्लांट। वेव एनर्जी को अभी एक्सप्लोर करने का प्रयास चल रहा है, हिंदुस्तान की शक्ल बनाई है वेव एनर्जी को लेकर कि हिंदुस्तान में भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो अगर हम देखते हैं कि अदर देन रिसोर्सेज व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन अदर देन दीज अवेलेबल रिसोर्सेज, तो हम देखते हैं ओशन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के लिए इंपैक्ट है। जब मैं ओशन करंट बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ओशन, अब देखो ना, ओशंस ने अगर 71% ऑफ द लैंड को, अर्थ के एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मीन 71% ऑफ द इंसोलेशन इज फॉलिंग ऑन द ओशंस। If 71% ऑफ द इंसोलेशन इज फॉलिंग ऑन द ओशन, तो ग्लोबल लेवल पे जो हीट का सर्कुलेशन है वो ओशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओशन से ही इवेपोरेशन हो रही तो प्रेसिपिटेशन बन रही है। ओशन ही है जो ग्लोबल और रीजनल लेवल पे क्लाइमेट, ओशन में हमारे जो मॉनसून है दीज आर नथिंग बट द ट्रॉपिकल एयर मास, वार्म ट्रॉपिकल एयर मास। तो इस तरह से ग्लोबल लेवल पे अब बारिशें हिंदुस्तान में ओशंस की वजह से ही तो हो रही हैं, तो मींस ये जो ओशन है ये रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट को भी या टेम्परेचर को भी गवर्न करेंगे। ये अर्थ के हीट, अब आपने कीवर्ड हीट बजट को भी रेगुलेट करते हैं, अर्थ में टेम्परेचर लैटिट्यूडनल जो इंसोलेशन का वेरिएशन है उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं। ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो वेस्ट डंप भी है। ओशन में वाटर स्पोर्ट्स, कोरल टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, ये सारे प्रकार के टूरिज्म है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी ओशंस में हो रही है। तो इन सब को मिला के हम बोलते हैं कि ओशंस जो हैं इनकी सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है। ऑलरेडी चलो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओशन करंट्स को कवर कर लेंगे। ऑलरेडी चलिए, थैंक्स अ लॉट।